दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी की क्लासें कंटिन्यूसली कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, और ये हमारी चौथी क्लास है हिंदी की। और आज की क्लास हमारी समास पर आधारित होगी। समास, आज की क्लास में हम समास के बारे में जानेंगे। समास होता क्या है, और समास विग्रह क्या होता है, विग्रह क्या होता है, संधि क्या होती है, समास और संधि में अंतर क्या होता है, सारी चीज़ें आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम 2 दिनों से हिंदी क्लास अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा मैं एक शादी में गया था, इस वजह से। तो अब दोस्त, हम जो है अब कंटिन्यूसली क्लास अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा। हमारी क्लासें लगातार 1 बाय 1 आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं बताऊँगा समास क्या होता है। समास का एक शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त की मतलब संक्षिप्त कर देना, किसी संक्षिप्त करण। ठीक है ना। ऐसा दूसरे शब्दों में क्या है, संक्षेपीकरण कर देना, संक्षेप कर देना। ठीक है ना। तो ये समास का जो है एक प्रकार का क्या है, शाब्दिक अर्थ है, संक्षिप्तीकरण। ठीक है। समास का अगर अगर मैं समास की परिभाषा दूँ तो समास होता क्या है, तो जो अनेक पद होते हैं, अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना देना, या अनेक शब्दों से एक शब्द बना देना समास कहलाता है। और उन्हीं शब्दों को अलग अलग कर देना विग्रह कहलाता है। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो अगर जैसे मैंने कहा कि राजा का भवन, राजा का भवन, राजा का भवन, ये लिखा हुआ है समास। अब इनको मैं एक कर दूं, अगर मान लीजिए ये विग्रह है। ठीक है, ये क्या है, विग्रह है। अगर मैं इसको कह दूं राजभवन, अगर क्या मैं कह दूं राजभवन, राजा का भवन, राजभवन, तो क्या हो गया, समास हो गया। ये समास है, और ये क्या है, इसका विग्रह हो गया। क्या हो गया, विग्रह हो गया। ठीक है। तो आप इसको गौर से समझिएगा, समास होता क्या है और उसका विग्रह कर देना। ठीक है। तो उसको कई पदों में, मैंने बताया ना कि अनेक पदों को मिलाकर, एक पद, 2 पद, 3 पद हैं, अनेक पदों को मिलाकर या अनेक शब्दों को मिलाकर, एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द को मिलाकर एक शब्द बना देना, राजभवन बना देना, तो समास कहलाता है। और क्या करते, अगर हम कहें कि 2 स्वतंत्र पदों को जोड़ दिया, मतलब 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ के हमने शब्द बनाया, तो समास कहलाता है। अगर उसको अलग अलग कर देते हैं तो विग्रह कहलाता है, उसे कहते हैं समास विग्रह। ठीक है। इन बातों को जो है दिमाग में थोड़ा सा आप रखिएगा कि ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है। समासिक जो ये क्या कहलाएंगे, समासिक पद हैं, अलग अलग किए जाने पर क्या होता है, समास विग्रह होता है, समास। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि समास में कितने पद होते हैं, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है। समास में कितने पद होते हैं, समास, समास है तो कितने पद होंगे। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद। पहला पद मतलब प्रथम पद जो होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और द्वितीय पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि परिभाषा में कभी कभी क्या है, क्वेश्चन को समास ना पूछकर डायरेक्ट क्या कर देता, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। तो आप इसको भी तो जो है दिमाग में जो है रखिएगा कि ऐसा ही होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछता है कि समास और संधि होती क्या है, क्योंकि समास में भी क्या करते हैं हम, विग्रह करते, संधि में विच्छेद कर देते हैं। तो विच्छेद विग्रह क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम पदों को क्या करते हैं, का विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं। विग्रह मतलब क्या हो गया, अलग अलग करना। पदों को अलग अलग कर दिए हम तो विग्रह हो गया। और वहाँ पर क्या करते हैं, वर्ण, वर्ण को अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो क्या हो गया, वो विच्छेद हो गया। क्या हो गया, वो विच्छेद हो गया। ये याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है ना। तो वहाँ पे वर्णों का, यहाँ पे पदों का, तभी वो संधि विच्छेद रहता है या समास विग्रह रहता है। इसको जो आप दिमाग में जो है एक बार रखिएगा। ठीक है। क्योंकि संधि और समास में थोड़ा ही अंतर होता है। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जो कि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक, जैसे अक्षर बोलते हैं, वर्ण क्या होता है, अक्षर होता है सबसे छोटी इकाई। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कमल, तो कमल, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का है, तो का पर आप ही जुड़ा हुआ है, का हलंत लगा के आ कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। ठीक, स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाता है, ये भी याद रखना। स्वर रहित व्यंजन तो ये वर्ण हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्वर रहित व्यंजन होना, तो ये बात याद रखना, वर्णों को अलग कर देना, तो वही क्या कहलाता है, विच्छेद, संधि कहलाता है। तो समास को अलग अलग करना विग्रह, संधि को अलग करना विच्छेद। समास में 2 पद का मेल होता है, किंतु संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, ये भी याद रखिएगा। तो समास में 2 वर्णों, सॉरी, संधि में 2 वर्ण होते हैं, समास में 2 पद या 2 से अधिक पद हो सकते हैं। तो इनमें जब क्या कहते हैं, इनको जब हम जोड़ते हैं तो इनमें बीच में जो कारक शब्द होते हैं या विभक्त शब्द होते हैं, उनका लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाते हैं। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा।
बाकी आपको पता ही होगा। बाकी अब हम आगे बात करते हैं कि समास जनरली होते कितने प्रकार के हैं। समास जनरली जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं, क्योंकि इसमें वैसे रहते तो 6 प्रकार है, लेकिन मुख्यतः 4 होते हैं। 4 में जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास, तो इसमें जो है कर्मधारय समास और इसी में जुड़ जाता है कर्मधारय और द्विग समास, इसी का ही भाग होता है। द्विग समास इसी का ही भाग हो जाता है। और बाकी अव्यय भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये 4 हो जाते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास पहला हो गया, अव्यय भाव समास दूसरा हो गया, बहुब्रीहि समास तीसरा हो गया, द्वंद्व समास चौथा हो गया। अब कर्मधारय समास 5 और 6 जो होते हैं इसी तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं। तो इसको भी आप दिमाग में जो है बैठा लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य में परिवर्तन है तो हो जाता है थोड़ा ठंडा गर्म ना, अभी यात्रा की है। हाँ, तो अभी इसमें आने से पहले मैं वन बाई जब आऊँगा तो मैं अब बातें डिस्कस करूँगा। जैसे अब पहला क्वेश्चन है, अजातशत्रु में कौन सा समास है। अब जब मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूँगा तो मैं बताता जाऊँगा कि तत्पुरुष समास क्या होता है और कर्मधारय समास क्या होता है, सारा कुछ अभी मैं इसमें डिस्कस करता जाऊँगा। तो अजातशत्रु क्या होता है, पहले हम इसका विग्रह कर दें, ठीक है। ये तो क्या है, समास है, इसका विग्रह कर देते हैं। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अनेक शब्दों के लिए शब्द आता है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, कोई शत्रु जन्मा ना हो, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जन्मा ना हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो अजात शत्रु हो जाता है वो सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कौन समास, तत्पुरुष इंद्र सॉरी नहीं आप होगा, कर्मधारय बहुब्रीहि में कौन समास हो सकता है। यूपी टेट 2016 में आया था पेपर में, तो कौन समास हो सकता है, तो आप बताइए। तो आप सुने होंगे बहुब्रीहि समास का नाम सुने होंगे, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि ना प्रथम पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना प्रथम पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बाकी कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना। तो इस बात को जो है आप रखिए दिमाग में कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है, समस्त पद में। इसके जो उत्तर पद या पूर्व पद उत्तर पद की बात करूँगा तो इसमें कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो यह बात ही, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो भाई, ना तो इसमें पहला पद प्रधान ना दूसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब मैं जैसे बात करूँ तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे, लेकिन जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ बताता जाऊँगा। इसका पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, मतलब प्रधान नहीं होता है। इसका उत्तर पद मतलब दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आते हैं, 8 कारक होते हैं। कारक विभक्ति जो हम लोग पढ़े थे, मूलतः 6 होते हैं, लेकिन 6 2 और होते हैं जो कि संबंध कारक, मूलतः तो 6 हैं लेकिन बाद में जो है 2 और ऐड हो गए थे, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो यहाँ पे 8 कारक होते हैं। उन कारक विभक्तियों के हिसाब से इनको कर्ता कारक, कर्ता तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें जो है कारक का क्या होता है, बीच में कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। विग्रह करने पर ये प्रकट होते हैं, लेकिन जब इनको एक जोड़ते हैं, मतलब एक साथ करते हैं, समास करते हैं, समास बनाते हैं, तो इनमें लोप हो जाता है कारक चिन्हों का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये क्या है, समास तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, अगर कर्मधारय समास की बात करूँ, कर्मधारय समास में इसमें विशेषण विशेष, उपमान उपमेय उपमान की बात की जाती है, ठीक है ना। प्रथम पद उत्तर पद में विशेषण विशेष, इसका प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होगा। मैंने बताया विशेषण वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेषण विशेष की बात करूँ मैं, अगर विशेषण विशेष और उपमान उपमेय, उपमेय उपमान का इसमें आता है, ठीक है ना। इसका भी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। उत्तर पद मतलब द्वितीय पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। ये आप जो है इसको रखिएगा दिमाग में कि इसको उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। उपमेय उपमान, तो यहाँ पे उपमेय उपमान संबंध वहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा है जो मैंने आपको बताई है, तो आप इसको जो है दिमाग में एक प्रकार से रखिएगा कि नहीं। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि इसका अगर मान लीजिए अगर हम मोटा मोटा पहचान करें, तो इसमें है जो के समान शब्द आते हैं कि है आ गया कहीं पर, है, एक मिनट, है आ गया एक, हाँ, है जो के समान, क्योंकि कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन ये रहता है बच्चों को कि यहाँ पे
कर्मधारय समास होगा कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो ये है जो के समान शब्द आता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है कर्मधारय समास होता है, जिस समास के दोनों पद के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है। इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, ये याद रखिए। ठीक है, अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या बताया कि मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बारे में बताता जाऊंगा कि है क्या, आखिर सारे समास को बताता चलूँगा आगे। अब हम जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, वाचस्पति में किस समास का समस्त पद है, मतलब कौन सा समास है। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि, नंद तत्पुरुष, अलोक तत्पुरुष। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप दिमाग में रखें, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वाचस्पति का जब हम विग्रह करेंगे तो बहुत बड़ा विद्वान, मतलब इसका समझ रहे हो ना, इसका खुद पद बहुत बड़ा विद्वान। तो यहाँ पे प्रथम पद उत्तर पद छोड़ के किसी तीसरा पद जो है प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, तो तीसरा पद को अर्थ बताता है। तो यह बहुत बड़ा विद्वान, इसका वाचस्पति का समास विग्रह करेंगे तो बहुत बड़ा विद्वान वो क्या कहलाता है, वाचस्पति कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि समास। वाचस्पति कई बार क्वेश्चन में आया है और ये पूछता भी है हर बार एग्जाम में, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा कि इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे तत्पुरुष समास के बारे में बता ही दिया था आपको। और गंगा जल, इसमें कौन सा समास है, गंगा जल। तो गंगा का जल, जैसे लगता है गंगा जल, तो किस समास विग्रह करो आप, गंगा का जल। तो यहाँ पे एक विभक्ति आ गई, संबंध बता रहा, गंगा का जल से संबंध है। तो संबंध कारक जहाँ मैंने कहा कारक की बात होगी वहाँ पे संबंध तत्पुरुष। तो आप समझिए संबंध तत्पुरुष मतलब यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तो गंगा जल में तत्पुरुष समास है। मैंने अव्यय भाव समास का बताया नहीं था तो बता देता हूँ। अव्यय भाव वह समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान भी होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब क्या, उपसर्ग होता है। ठीक है ना, जैसे यथाशक्ति की बात करता हूँ तो यथाशक्ति, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर समास हुआ है अव्यय भाव समास है, क्योंकि यथा इसका क्या उपसर्ग है या अव्यय कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप दिमाग में इसको भी आप रखिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, जैसे प्रधान भी कहते हैं जिनमें, और इसमें आवृत्ति, जिन शब्दों में आवृत्ति पाई जाती है। तो अव्यय भाव समास में एक आवृत्ति आपको धीरे धीरे, कभी कभी, सरासर, ये सारे शब्द जब आए तो समझ लेना कि वहाँ पे आवृत्ति जहाँ शब्द है, आवृत्ति जहाँ पर आपको आवृत्ति का बोध हो कि यहाँ पर धीरे धीरे एक आवृत्ति फ्रिक्वेंसी दिख रही है, तो आप समझ जाइए। पहचानने का तरीका ये भी एक, दिन दिन, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे शब्द आएंगे तो आप समझिएगा कि वहाँ पे तत्पुरुष अव्यय भाव समास, आवृत्ति का जहाँ बोध हो। ठीक है, एक पॉइंट मैंने दूसरा पॉइंट में बताया कि इसमें उपसर्ग या अव्यय होगा। दूसरा है कि आवृत्ति का जहाँ बोध हो वहाँ पर भी अव्यय समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, दोनों। अब दो समास बचे हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो द्विगु समास क्या होता है कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इनमें बीच में कारक मतलब योजक चिन्ह आता है, जैसे मान माता पिता लिखा हुआ है, माता और पिता लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह का लोप हो जाता है और इसके बीच में या अथवा और आ जाता है। क्या आ जाता है, या अथवा और। ठीक है, ये याद रखिए, ये क्या है, द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व समास के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक तो दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये बात याद रखिए द्विगु समास में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात को आप समझिए। और जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा ये, और बाकी इसके आंसर ने बाकी मैंने बताया आपको। ठीक है, ये बात याद रखिए, इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सतसई, जैसे मैंने अभी आपको बताया सतसई, इसका पहला पद संख्यावाची हो। सतसई, सत माने 100 होता है, तो आप समझिए 700 का समूह, इसका विग्रह करो 700 का समूह। तो पहला पद संख्यावाची, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें क्या है, द्विगु समास है। कर्मधारय होगा, न तत्पुरुष, न द्वंद्व लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, द्वंद्व है, इंद्र लिखा हुआ है, द्वंद्व। तो द्विगु समास होगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। देखो, हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 चलते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आगे, त्रिवेणी, क्योंकि 3 वेड़ियों पर नदियों का समूह होता है और एक होता है जहाँ 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं। तो बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि
और क्या रहता है कि अपना द्विगु समास में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि बहुब्रीहि कर्मधारय समास में तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी हम आगे वाले क्वेश्चन में जो है, आगे वाली जो है क्वेश्चन में आ रहे हैं, इसमें डिस्कशन होगा। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। समास मतलब भरपेट शब्द आया, भरपेट। ठीक है, यहाँ पे भरपेट शब्द आया है, भरपेट मतलब इसका समास विग्रह होगा पेट भर कर, पेट भर कर। तो यहाँ पे जो है भरपेट, अगर ये क्या हो गया शब्द, ये क्या अव्यय है, तो यहाँ पे अव्यय भाव समास है, उपसर्ग कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसका अर्थ है, इसका मतलब क्या आया, समास विग्रह पेट भर कर। तो इसमें क्या है, समास में भरपेट में क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास होगा। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास इसमें नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन आता है धीरे धीरे में क्या होगा, तो धीरे धीरे में ज़िंदगी में आना, ये गाना नहीं आना। ठीक है, जो है आपको ये रखना है कि धीरे धीरे में आवृत्ति फ्रिक्वेंसी का बोध हो रहा है, तो फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आ जाएगी, आवृत्ति आ जाएगी, वहाँ पे अव्यय भाव समास हो जाएगा। क्योंकि बच्चों में रहता है ना कि गाना आया, हाँ देखो आ ही गया समास वाला, धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो यहाँ अव्यय भाव समास है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, तो याद रखें कि धीरे धीरे, दिनों दिन, ठीक है ना, हाथों हाथ, हाथों हाथ। और यहाँ पे कई सारे समास इसी तरह के आते हैं कि लगेगा कि नहीं ये है। ठीक है, अव्यय भाव समास के एक दो उदाहरण और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रतिदिन, बेकाम, रातों रात, मन माना, मन माना। तो यहाँ पे देखो मन माना, मन माना, तो आवृत्ति देखने को मिल रही है। बारंबार, ऐसे शब्द आता है बारंबार, तो इसमें क्या है, बारंबार का मतलब बार बार, दिनों दिन, तो दिन के बाद दिन। ठीक है, प्रत्येक, हर अंग, प्रत्यंग, आजन्म, जन्म से, बीचों बीच, ठीक 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 बीच में, तो बीचों बीच, तो फ्रिक्वेंसी ऐसे शब्द लगेगा बीचों बीच। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार के शब्द आ जाएँ। अगर बारंबार, मनमाना, सरासर शब्द आया था एक, बहुत आगे वाले क्वेश्चन में शायद मिले आपको देखने को, तो ये तो ऐसे में आए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है। लेकिन में चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, पर पाणी मतलब होता है हाथ, पाणी माने होता है हाथ में, चक्र है हाथ में जिसके, तो हाथ में चक्र किसके होता है, विष्णु। तो इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तीसरा, प्रथम पद दूसरा पद उत्तर ना देकर कोई तीसरा पद उत्तर प्रधान हो रहा है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पॉइंट को याद रखना, तीसरा पद प्रधान हो या तीसरा अर्थ निकले तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास। अब आगे आते हैं, चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना। चक्रपाणी की बात हमने करी। अब चक्रपाणी में क्या है, चक्र है हाथ में जिसका अर्थात विष्णु, चक्रपाणी में है बहुब्रीहि समास। चंद्रभाल, चंद्रभाल, भाल माने माथा, चंद्रमा है जिसके मस्तक पे अर्थात शंकर, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी, तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो रहा है। तो यहाँ पे सभी बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, एक पता है, दूसरा पता है, तीसरे पता होना चाहिए, सारे पता होना चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें तीसरा पद प्रधान, तीसरे पद के बारे में पता हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या है, बहुब्रीहि समास, सारे बहुब्रीहि समास, इसको याद रखिएगा। पंचानन, ये प्रश्न रहता है कि पंचानन, पाँच हैं आनंद जिसके, तो क्या यहाँ पे द्विगु समास हो सकता है। मैंने कहा ना, पहला पद संख्यावाची, तो पाँच, पंचानन की बात हुई, तो आप इसको दिमाग में रखिए। तो आप कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि ये पंचानन में क्या है, द्विगु समास है। हाँ भले यहाँ ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में हमारे बहुब्रीहि समास भी तो है, ये भी याद रखिए आप। तो हमेशा कर्मधारय बहुब्रीहि में कन्फ्यूजन हो या द्विगु में बहुब्रीहि में कन्फ्यूजन हो, तो हमेशा बहुब्रीहि को मान्यता देंगे। बहुब्रीहि बहुत शक्तिशाली है, तो उसको मत त्याग देना आप। आगे वाले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करता हूँ एक क्वेश्चन में। तो पंचानन मतलब पाँच हैं आनंद जिसके अर्थात शंकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास होगा, पाँच हैं आनंद जिसके। ठीक है, द्विगु होगा कि ये बहुब्रीहि होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि होगा, तो यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखिए, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो पंचानन, पाँच हैं आनंद, तो आप कन्फ्यूजन न रखिए, इसको जो है आप संधि विच्छेद करके इसका अर्थ निकालिए। सरासर शब्द आया, मैंने बताया ना, जहाँ आवृत्ति, सरासर, सरासर, तो आवृत्ति आपको देखने मिल लेंगे एकदम से, सरासर मतलब एकदम से। तो यहाँ पे आवृत्ति शब्द, आवृत्ति का बोध हो रहा है, मतलब ऐसा लगेगा कि आवृत्ति है यहाँ पे एकदम से इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास, सरासर एकदम से। तो फ्रिक्वेंसी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे आवृत्ति आ रही, तो यहाँ पे अव्यय भाव समास हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, योगदान, योग का दान,
योगदान में क्या समाज हो, योग के दान, योग का दान, ठीक है। तो यहाँ पे आप संधि विच्छेद उसका सॉरी संधि विच्छेद नहीं, समास विग्रह करिए, योग का दान। तो यहाँ पे संबंध कारक, यहाँ पे संबंध कारक है। कौन सा कारक है, संबंध। कर्ता ने कर्म उपकरण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर के ऊपर के नीचे संबंध का की के रा री रे नानी ने, तो 9 संबंध कारक होते हैं, ठीक है। यह बात संबंध कारक 9 होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा का शब्द आया है बीच में, तो यहाँ पे संबंध कारक है। संबंध अव्यय भाव मतलब संबंध तत्पुरुष समास है, मैंने बताया था संबंध, इसमें कारक होते हैं, कारक तत्पुरुष होते हैं। तो ये, और अगला क्वेश्चन हमारा ये त्रिवेणी। हाँ, ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। आप यूट्यूब में डालेंगे, आप गूगल में डालेंगे, कहीं त्रिवेणी का मिलेगा बहुब्रीहि समास, कहीं पर मिलेगा द्विगु समास। इसका मैं अलग अलग विग्रह करके बताऊंगा। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का समाहार। त्रिवेणी मतलब, वेणी मतलब नदी होती है, 3 वेणी का, 3 नदियों का समाहार। वेणी मतलब क्या होता है, नदी, 3 नदियों का समाहार, समाहार। तो यहाँ पे जैसे समाहार शब्द किया तो द्विगु समास आ जाएगा भैया, हम द्विगु हो गया, ठीक है। क्योंकि 3 पहला पद संख्यावाची, समाहार समूह का बोध हो, वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। और 3 नदियाँ, तो यहाँ पे त्रिवेणी का दूसरा एक जो विग्रह होता है वो होता है 3 नदियों का संगम या मिलन। त्रिवेणी 3 नदियों, 3 नदियों का संगम या मिलन। तो हमको सबको पता है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं, तो प्रयागराज इलाहाबाद, वहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना मिलकर तीसरी नदी सरस्वती। तो ये आप जो दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे जो 3 नदियों, तीसरा अर्थ निकल रहा है, पहला पद दूसरा पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है, तीसरे अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मैंने कहा ना, द्विगु समास कर्मधारय में कन्फ्यूजन हो, या द्विगु समास या सॉरी बहुब्रीहि समास, द्विगु समास में कन्फ्यूजन हो, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में कन्फ्यूजन, हमेशा बहुब्रीहि समास को मान्यता देंगे। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु भी है, कर्मधारय में द्विगु भी है, द्विगु समास है, लेकिन हम द्विगु नहीं लेंगे, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कई सारे जब एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे जो है आयोग जो रहता है वो कभी द्विगु मान लेता है, कभी कर्मधारय कभी बहुब्रीहि मान लेता है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आप दिमाग में रखिएगा, अगर यहाँ पे नहीं होता बहुब्रीहि समास तो मैं द्विगु मान लेता, अगर, क्योंकि यहाँ बहुब्रीहि समास है, मैंने आपको उसका सबूत भी दिया कि इसका वो भी निकल गया है, मतलब इसका विग्रह भी ऐसे होगा और इसका तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी मानना पड़ेगा। तो मैंने बहुब्रीहि समास यहाँ माना है, और कई सारी बुक्स में इसका अपवाद भी है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। इसी के साथ आज की हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम 1 बाय 1 आपके पास लाते रहेंगे, और खूब एंजॉय करिए, मस्त से पढ़िए। आने वाले सारे एग्ज़ाम में बहुत आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। हिंदी जहाँ जहाँ पर भी आएगी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, 1-2 प्रश्न तो आते ही हैं, डिपेंड करता है कि प्रश्न की संख्या कितनी है। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।